नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस सिसोदिया निसार। सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक खूबसूरत कहानी, सफर हम सफर। सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। सफर हम सफर। सामान आराम से लगाते रहिएगा साहब, पहले हमें फ्री कर दीजिए। कुली ने अनूप को सामान सीट के नीचे लगाते हुए टोका। हाँ भाई, पहले तुझे ही फ्री करता हूँ, कहते हुए अनूप ने जेब से 100 का नोट निकाला और कुली की ओर बढ़ा दिया। कुली ने अनूप के हाथ से नोट मानो झपटते हुए ट्रेन के दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसे इस तरह भागता देख अनूप के मुंह से बरबस ही निकल गया, पेट की आग भी क्या चीज है। उसके पश्चात वह पुनः सामान सेट करने में लग गया। सूटकेस को सीट के नीचे जंजीर में फंसाकर ताला लगाया। तदोपरांत बैग से पानी की बोतल और अखबार निकालकर सीट पर रख दिया। तत्पश्चात उसने घड़ी पर दृष्टि डाली, अभी भी गाड़ी चलने में 10 मिनट शेष थे। वह ट्रेन से नीचे उतर आया। प्लेटफार्म पर जहां तक उसकी दृष्टि जा रही थी, वहां तक लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। चाय पानी वाले एक दूसरे के साथ मानो होड़ लगा रहे थे कि किसकी आवाज अधिक ऊंची है। जो लोग अपने परिजनों को छोड़ने आए थे, वे रोते हंसते उन्हें विदाई दे रहे थे, और जिनके साथ कोई नहीं था, वे या तो अपनी सीट पर बैठे ट्रेन चलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अथवा कुछ लोग चाय पी रहे थे या एक ओर खड़े सिगरेट फूंक रहे थे। उसने भी चाय ली और समय व्यतीत करने के उद्देश्य से धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेने लगा। उस सब में उसे मुश्किल से 3-4 मिनट लगे। अब भी उसके पास पूरे 6 मिनट शेष थे। उसने सिगरेट सुलगा ली और एक ओर खड़े होकर धीरे धीरे कश लेने लगा। तभी उसके कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज पड़ी। उसने सिगरेट का अंतिम कश खींचा और ठूंठ को प्लेटफार्म से नीचे पटरियों की ओर उछाल दिया। जब तक वह अपने कोच के दरवाजे तक पहुंचा, ट्रेन मंथर गति से खिसकने लगी थी। अनूप ने कोच का हैंडल पकड़ा और अंदर दाखिल हो गया। ट्रेन में बहुत अधिक भीड़ नहीं थी। वैसे भी यह प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित कोच था, इसमें आम तौर पर भीड़ होती भी कम है। इसलिए वह दरवाजे पर ही खड़ा प्लेटफार्म को पीछे छूटता देखता रहा। जब लगभग शहर पीछे छूट गया और ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी, तो वह भी अपनी सीट की ओर चल दिया। उसने देखा, सामने की सीट पर एक महिला लेटी अपने मोबाइल में डूबी हुई है। उसने इस मोबाइली बीमारी को मन ही मन हजारों लानतें भेजीं, जिसने लोगों के हाथ से पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें छीन लीं। उसने अपने बैग से एक पुस्तक निकाल ली और अपने लगा। सामने की सीट पर लेटी महिला को उस समय अनूप के आने का भान हुआ, जब उसने मोबाइल बंद करके अपने पर्स में डाला। वह सामने बैठे अनूप को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी, पर मुंह से कोई शब्द न निकल सके। उसने अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली, मगर मन का वह क्या करे, वह तो अनूप के चेहरे पर ही जाकर अटक गया। तभी टीटी आ गया। सुधा ने अपनी टिकट चुपचाप उसके आगे कर दी। सुधा की टिकट देखने के पश्चात टीटी ने अनूप को टिकट दिखाने के लिए कहा। उसने भी अंतर्वत अपनी जेब से टिकट निकालकर टीटी की ओर बढ़ा दी और निगाहें पुस्तक में ही गिराए रखीं। शायद वह कोई रोज का खानी पढ़ रहा था और नहीं चाहता था कि उसका क्रम भंग हो। अतः उसने टिकट लेकर अपनी जेब में ठूस ली और मुझे से फिरता रहा। दूसरी ओर सुधाम नहीं निकुड़ने लगी कि यह आदमी आज इतने वर्ष बीत जाने पर भी वैसे का वैसा ही है, और वह मुंह फेर कर लेट गई। लगभग घंटे भर बाद कैंटीन बॉय डिनर लेकर उपस्थित हुआ और बोला, सर आपका डिनर। अनूप ने उसे टेबल पर रखने का संकेत किया और पुस्तकें को रख दी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह खानी में ऐसा खो गया कि 1-1.5 घंटा कैसे गुजर गया। उसे पता चला। मैम आपका डिनर अभी टेबल पर रख रहा हूं, कहता हुआ वेटर केबिन से बाहर निकल गया। सुधा की इस बीच आंख लगी थी, सो वह चौंक कर उठ बैठी और पैरों में स्लीपर डालकर वॉशरूम की ओर चली गई। अनूप से देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा।
पर मुंह से कोई थपदन फूटा। जब तक वह वाशरूम से मुंह हाथ धोकर लौटी, अनूप के मस्तिष्क में न जाने कितने दृश्य बिगड़ गए। सुधा ने अनूप को गहरी निगाहों से देखा और अपनी सीट पर बैठ गई। दूसरी ओर अनूप को केबिन से बाहर जाने के अतिरिक्त और कुछ न सूझा। एसी चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीना छलछला आया। वह वाशरूम एरिया में पहुंचा और सिगरेट जला ली। वह देर धुआं उड़ाता रहा, गोया वह अपने अंदर उमड़ती भावनाओं का गला घोंट रहा हो। 10-15 मिनट में वह कुछ सामान्य महसूस करने लगा और भारी कदमों से केबिन की ओर लौट आया। उसने केबिन में अंदर आकर देखा, सुधा सिर झुकाए शायद अनिच्छा से भोजन कर रही थी। उसने अपने बंद डिनर की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी भूख जाने खाउड़न छू हो गई है। वह सीट पर बैठ गया, सामने बैठी सुधा को कनखियों से खाते देखता रहा। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और धीरे से बोला, कैसी हो सुधा? अच्छी हूं, सुधा ने भी बुझी आवाज में संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अनूप फिर वहीं आ गया जहां से चला था। उसने फिर हिम्मत की और बोला, कहाँ जा रही हो? यह मानव स्वभाव है कि टूटे संबंधों की फली गांठ खुलने भर की देर होती है। उसके पश्चात आगे की गांठें खुद ब खुद खुलती चलती चली जाती हैं। ट्रैक पर दौड़ती चली जा रही ट्रेन के पहियों की खटखट खटखट सुधा और अनूप दोनों को ही अचानक से कुछ अधिक महसूस होने लगी। अनूप तो अपने दिल की धड़कन तक को साफ साफ सुन रहा था। सुधा ने उसके प्रश्न का एकदम से कोई उत्तर न दिया और आधा भोजन खाकर ही उठ बैठी। उसने बचे भोजन को वापस लपेट कर रख दिया और हाथ धोने के बिन से बाहर निकल गई। वास्तव में वह अनूप के सवालों से भाग रही थी और कुछ समय के लिए व्यतीत करना चाहता थी। वह वाश बेसिन पर हाथ धोकर यूं ही कोच में इधर से उधर चहलकदमी करने लगी। वह अपने अतीत में उतरती चली जा रही थी। उसे याद आ गया वह दिन जब अनूप उसे अपने परिवार के साथ देखने आया था। सुधा पहले अपने माता पिता से इस बात पर बहुत बहस कर चुकी थी कि वह भी किसी भी सूरत में विवाह नहीं करेगी और जब विवाह करना ही है तो किसी को देखने के लिए बुलाने का। परंतु उसके पापा ने बड़े ही शांत भाव से उसे समझाया था कि जब भी उसका विवाह होगा उसकी सहमति के बिना दापिन ही होगा। इसीलिए वह इस देखा देखी के लिए तैयार हो गई थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। सुधा दरवाजे के निकट यूं ही ट्रेन का सहारा लेकर खड़ी होगी। उसे अब ट्रेन का शोर अपने अंदर उठे झंझावात के शोर से कम ही प्रतीत हो रहा था। अनूप से फलींजर में बहुत शर्मीला सा प्रतीत हुआ था। उसके माता पिता के बार बार जोर देने पर उन दोनों को छत पर एक दूसरे से बातचीत करने के उद्देश्य से भेज दिया गया था। उस समय भी उसने कुछ विशेष नहीं पूछा था। वही तरह तरह के प्रश्न पूछती रही थी। अनूप तो केवल उसे ही देखता रहा था और हाँ हूं मैं ही जवाब देता रहा था। उसके खने पर कि वह भी तो कुछ पूछे, अनूप ने बस इतना ही पूछा था, क्या तुम्हें मैम पसंद हूं? और पहले से ही इनकार काम न बना चुकी सुधा के मुंह से हाँ निकल गया था। उसके पश्चात वे चुपचाप सीढ़ियां उतर आए थे। सुधा के माता पिता ने ही अनूप से पूछा था, कहो बेटा कैसी लगी हमारी सुधा आपको? क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? प्रश्न सुनकर अनूप अपनी मां की ओर देखने लगा। हाँ हाँ, अपनी पसंद बताओ बेटा। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तभी हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। अनूप की मां ने अपनी बात समाप्त की। जी मुझे तो पसंद है, आप इनसे पूछ लीजिए। अनूप ने शर्माते हुए कहा और खुली खिड़की के बाहर देखने लगा। अब बेटी तुम भी बता दो, तुम्हें मारा अनूप कैसा लगा? अनूप की मां ने मुस्कुराते हुए सवाल सुधा की ओर उछाल दिया। सुधा के माता पिता दोनों आश्वस्त थे कि उनकी बेटी का जवाब निश्चय ही ना में होगा। वह भले भी कई लड़कों को अस्वीकार कर चुकी थी, परंतु उनका अनुमान गलत साबित हुआ और सुधा ने भी लाज से लाल पड़ते हुए जी पसंद है कह दिया। सुनते ही दोनों पक्ष के लोगों ने खुशी में तालियां बजा दी। उस दिन के बाद वे घरवालों से छिपकर प्रायः रोज ही मिलने लगे थे। फोन पर बातें तो उनकी दिन में कई बार होने लगी थीं। न जाने कब वे घरे दोस्त अब न गए। उसके पश्चात उनकी शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। उसी दौरान अनूप का चयन दिल्ली में हेड क्लर्क के पद पर हो गया।
विवाह के कुछ समय पश्चात ही अनूप सुधा को लेकर दिल्ली आ गया। विवाह के पश्चात 8-10 माह का उनके मध्य बहुत प्रेम था, परंतु धीरे धीरे सुधा बात बात पर अनूप से उलझने लगी थी। वह आरंभ से ही पढ़ने का शौकीन था। नई नई किताबें खरीदना और उन्हें जब तक पूरा पढ़ ले तब तक उसे चैन नहीं आता था। यही बात सुधा को बहुत नागवार गुजरती थी। वह उसके हाथ से पुस्तक छीन कर एक और रख देती और उसे खूब बुरा भला कहती, लेकिन अनूप उसे कोई जवाब न देता। इस बात पर सुधा और भी अधिक चिढ़ जाती और मुंह फुलाकर बिस्तर पर पड़ जाती और उस दिन भोजन की छुट्टी हो जाती। हार कर अनूप ढाबे से अपने और सुधा के लिए खाना ले आता और खुशामद करके उसे खिलाता। इस बीच अनूप ने सुधा का बीएड का फार्म भरवा दिया। इस हेतु वह उसे हर रोज पढ़ने के लिए खता। बीच बीच में वह उसे रोहत का क्लास अटेंड करवाने दफ्तर से छुट्टी लेकर जाता। वह हर हाल में चाहता था कि किसी भी तरह सुधा को शिक्षक के रूप में रोजगार दिलवा दे, ताकि उसका मन काम में लगा रहेगा तो स्वयं ही उसका चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। अनूप की गनेक दिन रंग लाई और सुधा को दिल्ली सरकार के विद्यालय में रोजगार बतौर अध्यापक मिल गया। उस दिन उसने अपने परिचितों को बुलाकर दावत दी। उसकी खुशी उसके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। सुधा का विद्यालय प्रातः 7 बजे का था, इसलिए जब कब उठती अनूप रसोई का अधिकांश काम निपटा दिया करता था। अंत में वे दोनों बैठकर चाय पीते। सुधा पहले निकल जाती और अनूप उसके 1.5 घंटे बाद। सुधा दोपहर में आ जाती और अनूप संध्या 7 बजे। अनूप घर में ठीक से बैठ भी न पाता था कि सुधा किसी न किसी बात पर उससे उलझ पड़ती। इस बीच सुधा को सरकारी मकान आवंटित हो गया था। दोनों ही बार बार किराए का मकान बदल बदल कर थक चुके थे, अतः उन्हें सरकारी मकान मिलने पर बड़ी खुशी हुई थी। अनूप ने तरह तरह के पौधों के गमलों से बालकनी भर दी थी। इस पर भी एक दिन बहुत महाभारत हुआ था। उसके बाद अनूप ने जैसे उससे कुछ कहना ही बंद कर दिया था। एक दिन सुधा जब विद्यालय से लौटी तो उसने देखा अनूप नहाने के बाद गीला तौलिया बिस्तर पर ही छोड़कर ऑफिस निकल गया है। इसके अलावा पड़े भी बिखरे बिस्तर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुधा का यह सब देख कर पारा ऐसा छा कि संध्या काल जब अनूप घर में घुसा ही था कि वह उस पर बरस पड़ी। उस दिन सुधा ने खनी अन कही सब कुछ कह दी। अनूप को सफाई देने का उसने अवसर तक नहीं दिया। उस दिन न जाने कैसे सदैव चुप रहने वाला अनूप भी आपे से बाहर हो गया और उसने सुधा को थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, वह पूरी चंडी बनगी। उसके हाथ जो कुछ भी लगा अनूप पर फिंग फिंग कर मारने लगी। अंत में उसने वह बात कह दी जिसे कोई भी खुददार आदमी सहन नहीं कर सकता। वह चीखते हुए बोली, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, अब मैं तुम्हें एक और क्षण नहीं सहन कर सकती। वह उसे धक्के मारते हुए दरवाजे तक ले आई। अनूप अभी तक अपने सुधा पर हाथ उठाने पर ग्लानि महसूस कर रहा था, लेकिन यह तो अति होगी। दरवाजे के बाहर आकर उसने एक बार सुधा को देखा और आंखों में आंसू लिए सीढ़ियां उतर गया। एक बार जो वह उस घर से निकला तो फिर वह आज अभी तक उस ओर गया ही नहीं। सुधा के माता पिता और उसके अपने माता पिता कहकर थके, पर उसने उसके साथ क्या है कि भनकत कन्ही लगने दी। स्वयं नीलकंठ अपमान और तिरस्कार रूपी ग्रल को अंदर ही अंदर पी गया। उस दिन के बाद न सुधा ने अपनी करनी के लिए माफी मांगी और न ही अनूप से मनाने गया। दोनों ही एक दूसरे की फल की प्रतीक्षा करते रहे। सुधा को केबिन से बाहर गए पूरा आधा घंटा हो गया चुका था। अनूप भी पुरानी यादों के झूले में झूलता रहा, लेकिन सुधा आधे घंटे कभी वापस न आई तो उसे दुश्चिंताओं ने घेर लिया। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं कर बैठी वह। उसका क्या भरोसा, वह तो पूरी सनकी है। सोचता हुआ वह केबिन से बाहर आ गया। उसे सुधा को ट्रेन से बाहर अंधकार में देखते पाया तो संतोष हुआ। वह उसके पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, यदि तुम्हें मेरे उस केबिन में रहने से कोई परेशानी है तो बताओ, मैं अभी टीटी से बात करके कोई दूसरी सीट का इंतजाम कर लेता हूं। यहां मत खड़ी रहो, चलो अपनी सीट पर।
मैं अभी बात करके लौटता हूँ और अपना सामान उठा ले जाता हूँ। क्या बत नाराज हो? हाँ होंगे भी क्यों नहीं, मैं बुरी जो इतनी हूँ। बिना अनूप की तरफ देखे ही सुधा ने भर्राए गिले से कहा। अनूप चुप रहा, वह कुछ भी बोला। सुधा पुनः रोते हुए बोली, मैं तो उस दा से ऐसी ही मूर्ख हूं, परंतु तुम तो समझदार हो। क्यों न दो और थप्पड़ लगाए मुझे, और क्यों न खा तुमने कि ये तुम्हारा अकेले का घर नहीं, हमारा साझा घर है। बोलो, मेहरबानी करके कुछ तो बोलो। चाहे मुझे गालियां ही दो, पर इस तरह खामोश खड़े अंतर हो। अनूप ने उसका हाथ थामा और केबिन की ओर ले चला। मुख से कुछ न खा। सुधा उसके साथ किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह चल दी। केबिन में आकर वह फिर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना सिर अनूप के कंधे पर रख दिया। अनूप बड़े स्नेह से उसकी पीठस हिलाता रहा। अंत में बस इतना ही बोला, इस सब के लिए तुम अकेली कसूरवार नहीं हो, मैं भी उतना ही दोषी हूं जितनी तुम। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? सुधा ने सिसकते हुए पूछा। क्या तुमने कर दिया? अनूप ने उसे स्नेह से पतपताते हुए पूछा। बरसों ग्लानि के अश्रु बहाती रही हूं। अब और रुलाओ प्लीज, सुधा ने कहा और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। बीती ताहे बिसारी दे आगे की सुधले, बड़े बुजुर्गों का यही खना है। आओ अब लौट चलें, अनूप ने कहा और उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया।